हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का तीसरा लेक्चर। ठीक है, आज हम बताते हैं आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र के बारे में। जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। इसको एक और चीज कहते हैं, वैद्युत बल क्षेत्र। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम क्या था कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा था अगर वो कुछ डिस्टेंस पर रखे गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत बल क्षेत्र या फिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ये इसमें हम लिखते हैं पहले, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर रखा कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सके, उस क्षेत्र को वैद्युत बल क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए, हम लोग इसको समझते हैं कि मान लीजिए कोई धन आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर इसका कुछ प्रभावी क्षेत्र होगा कि जहां पर अगर हम किसी अन्य आवेश को रखेंगे तो वो आवेश इस आवेश के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। मान लेते हैं कि ये जो धन आवेश है, इस धन आवेश का क्षेत्र कुछ यहां तक फैला हुआ है। तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी भी आवेश को रखें, या फिर ऐसे हम समझ लें इसके उल्टे तरीके से कि मान लीजिए पहले धन आवेश रखा गया था, यहां पर जब हम किसी एक और धन आवेश को रख रहे हैं, ये धन आवेश इस धन आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रही है, दोनों धकेलने वाले बल का अनुभव कर रहे हैं। अगर मान लो इसी धन आवेश को थोड़ा हम दूर लेकर जाएं, मान लो यहां लेकर जाते हैं, तो अगर ये धन आवेश अब इस धन आवेश से प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगी, तो ऐसा हम लोग समझ लेंगे कि इस धन आवेश का क्षेत्र सिर्फ यहां तक ही फैला हुआ था, यहां तक फैला हुआ नहीं है। यहां लिखा गया है ना, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। मतलब किसी एक आवेश या इसके पास कुछ और आवेश एकत्रित हैं, तो उनके चारों ओर कुछ ऐसा रेंज फैला हो, ऐसा क्षेत्र फैला हो, जहां पर किसी हम एक और अन्य आवेश को रख दें, चाहे वो धनात्मक आवेश हो चाहे ऋणात्मक आवेश हो, तो अगर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, तब तक उस आवेश का या फिर आवेश समुदाय का वो उतना दूर तक का उसका क्षेत्र रहेगा। जब बल का अनुभव नहीं करेगा तो वहां तो उसका क्षेत्र नहीं रह जाएगा। जैसे मान लीजिए यही धन आवेश था, इसके पास में हम थोड़ा सा यहाँ माइनस क्यों आवेश रखते हैं, एक बहुत सूक्ष्म एक और अन्य आवेश यहाँ रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक धन आवेश था, उसके बगल में हमने एक ऋण आवेश रख दिया, तो अगर इस धन आवेश के कारण ये ऋण आवेश आकर्षण बल का अनुभव करके इसकी तरफ खींची आ रही है, तो हम क्या कह सकेंगे कि इस धन आवेश का पूरा रेंज यहां तक फैला हुआ है। बस सीधी सीधी बात ऐसे समझ लीजिए आप लोग कि किसी भी आवेश के, चाहे वो धन आवेश हो अथवा ऋण आवेश हो, ऋण आवेश भी हो सकता था, किसी भी धन आवेश अथवा ऋण आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई और अन्य आवेश रख दिया जाए, चाहे जहां रख दिया जाए, अगर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रही है, तो हम लोग कहेंगे कि उसका उतना दूर तक उसका क्षेत्र है, मतलब कि उस आवेश का वो वैद्युत क्षेत्र होगा।
या वैद्युत बल क्षेत्र होगा। ओके, इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग इसको उतार चुके हैं तो मैं मिटा रहा हूं। अब देखते हैं हम लोग कि वैद्युत बल रेखा अथवा वैद्युत क्षेत्र रेखा ये क्या होती है, इसको समझते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर कोई पृथक्कृत स्वतंत्र धन आवेश चल सके वैद्युत बल रेखा अथवा वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। इसको हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए अगर कोई धन आवेश है तो धन आवेश से हमेशा जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इनसे दूर की तरफ होती हैं। या ऐसे कह लें कि अगर इस धन आवेश के ऊपर आसपास कहीं कोई और अन्य आवेश रखेंगे तो वो आवेश इसी लाइन की ही दिशा में या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगी। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर अगर हम कोई धन आवेश रख देते इसी लाइन पर, तो इस धन आवेश के कारण धन आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल लगता, जो कि प्रतिकर्षण बल के कारण धन आवेश इधर जाने की कोशिश करता। इसके चलने की दिशा होती, तो कहीं ना कहीं आवेश, किसी एक आवेश के कारण जो दूसरे आवेश बल लगता है, वो जो बल के कारण आवेश चलने की कोशिश करता है, जिस रेखा पर चलने की कोशिश करता है, उसी को बोलते हैं वैद्युत बल रेखा अथवा वैद्युत क्षेत्र रेखा। अभी इसको हम और डिटेल में बता रहे हैं। पहले आप इतना समझ लें कि किसी भी धन आवेश से हमेशा जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से दूर की तरफ होती हैं। ऐसे उल्टा होता है, अगर कोई ऋण आवेश है तो ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उस ऋण आवेश की ओर होती हैं। मतलब इधर हम लिख सकते हैं टुवर्ड्स द चार्ज, इधर अवे फ्रॉम द चार्ज। इसका मतलब क्या है, आवेश से दूर की ओर। इधर आवेश की ओर क्या होती है, वैद्युत बल रेखा की दिशा। इसमें भी वैद्युत बल रेखा की ही दिशा होती है, वैद्युत बल रेखा की दिशा। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। ये नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं तुरंत। ठीक है, आगे हम समझते हैं। और अभी इसके बारे में और समझना है, इतना खत्म नहीं होता है। देखिए यहां पर क्या था कि दो अलग अलग आवेश थे। एक धन आवेश था जिसके कारण वैद्युत बल रेखा की दिशा बाहर की ओर निकल रही थी, यहाँ लिखे भी हैं हम। एक ऋण आवेश था, ये दोनों अलग अलग अवस्थाओं में पृथक्कृत है। ये ऋण आवेश था, यहाँ पर वैद्युत बल रेखा इसके पास आ रही थी, यहाँ लिखा है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अगर दोनों आवेशों को पास में सटा कर रख दिया जाता है तब कैसी वैद्युत बल रेखाएं प्राप्त होती हैं हमें। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहां पर
रखा गया कोई धनावेश, इसके पास में सटा कर रख दिया गया ऋण आवेश। अब ये दोनों आवेश बहुत दूर दूर नहीं है, नजदीक में ही है। तो हमने अभी इसके नीचे क्या पढ़ा था कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर की तरफ निकलती हैं। ऐसे दूर की तरफ निकल रही होंगी, इधर दूर की तरफ निकल रही होंगी। अब इधर ऋण आवेश के कारण क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं पास की ओर आती हैं, इनके पास की ओर आती हैं। तो धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं दूर निकल रही थी, ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं इसके पास आ रही थी। तो होती क्या है, अगर ये दोनों आवेश पास पास रखे गए होते हैं तो जो धन आवेश का वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही थी, ऋण आवेश की ओर जा रही थी, ये दोनों बल रेखाएं मिल जाती हैं, आपस में मीट कर जाती हैं, जिससे बल रेखाओं की दिशा कुछ इस प्रकार हो जाती है। और भी बल रेखाएं ऐसे बाहर निकलती रहती हैं, इधर प्रवेश करती रहती है, तो ये भी मीट कर जाते हैं, मिल जाते हैं। यहाँ भी बाहर निकलती रहती है, यहाँ इधर प्रवेश करती रहती है, ये भी मिल जाती हैं। तो अगर कोई दो आवेश, एक धन आवेश से एक ऋण आवेश पास पास में रखे गए होते हैं, तो उनसे जो बाहर निकलने वाली बल रेखाएं होती हैं, उनकी दिशा कुछ इस प्रकार अपने आप बन जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर दो आवेश विपरीत प्रकृति के आवेश रखे गए हैं पास पास, तो हमेशा वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसके अंदर से होकर नहीं जाती हैं, धन आवेश से निकलेंगे, ऋण पर समाप्त हो जाएंगे, अंदर मूव नहीं करेंगे, बंद पाथ नहीं बनाती हैं। धन से निकलेंगे, ऋण पर समाप्त, ऐसे बार बार वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार होती रहती हैं। ठीक है, अब देखिए परिभाषा हम लोग क्या लिखे थे वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में, कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जहां पर कोई और अन्य आवेश उस निष्कोण वक्र पर चल सके, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। मतलब कि ये वैद्युत बल रेखाएं ही हैं। अगर मान लीजिए ये तो हमको नेक्ड आई से नहीं दिख सकेंगे, हम लोग नहीं देख पाएंगे नग्न आंखों से, तो क्या होता है, हम लोग पता कैसे चलाते हैं कि ऐसी बल रेखाएं हो रही हैं। इस धन आवेश के समीप में अगर हम कोई धन आवेश रख देते हैं, तो ये धन आवेश के कारण इस धन आवेश पे क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल के कारण धन आवेश कुछ इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, जिस प्रकार बल रेखाएं मुड़ी हैं उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। तो हम लोग इस धन आवेश के चलने की दिशा से पता लगा लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या बन रही है। अगर मान लीजिए यहां पर हम कोई ऋण आवेश रख देते, तो ये ऋण आवेश इस धन आवेश के कारण आकर्षण बल का अनुभव करता, और ये ऋण आवेश इस ऋण आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता। तो इधर से जाने की कोशिश करता है, इसको खींचने की कोशिश करता, तो ये ऋण आवेश कुछ इस प्रकार के पाथ पर चलने की कोशिश करता। तो ऋण आवेश के चलने की दिशा से हम लोग पता लगा पाएंगे कि कैसी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं धन आवेश से और जा रही हैं ऋण आवेश की ओर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो ठीक है, अब हम बताएंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में। ठीक, वैद्युत बल रेखाओं, जिनको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, बार बार लिख नहीं रहे, आप लोग समझ जाइएगा कि गुण। इस गुण को समझने के लिए इसी फिगर को हम थोड़ा और बढ़िया तरीके से साफ बनाते हैं थोड़ा। ठीक, अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण नंबर 1 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गुण नंबर 1 क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं, ये सब रेखाएं कौन सी हैं, रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो कि निष्कोण वक्र की तरह है, इनका कोई कोण नहीं है, कोई फिक्स एंगल पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वो चार्ज के इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, कितना स्ट्रांग चार्ज रहेगा, स्ट्रांग
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी, वैद्युत बल रेखाएं रहेंगी। अगर स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो थोड़ा कम ही वैद्युत बल रेखाएं रहेंगी, लचकदार रहेंगी। ठीक है, तो पहले गुण के बारे में समझते हैं कि ए बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। मैंने बताया था पहले भी, अभी बता दे रहे हैं कि जो बल रेखाएं निकल रही हैं, ये बल रेखाएं धन आवेश से निकल रही हैं ऋण पर समाप्त, धन पर निकली है ऋण पर समाप्त, नीचे भी धन पर निकली है ऋण पर समाप्त। ठीक, अंदर से होकर इधर नहीं आती हैं, सिर्फ धन से निकलेंगी ऋण पर समाप्त हो जाएंगी, ऋण से धन के अंदर नहीं आएंगी, मतलब बंद पाथ नहीं बनाती है ये, धन से निकलेंगी ऋण पर समाप्त हो जाते हैं, यही लिखा गया है। ठीक है, दूसरे गुण के बारे में समझते हैं कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल की दिशा प्रदर्शित करती है। अब ए गुण क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ये सब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो अगर हमको मान लो इस बिंदु पर निकालना है, अगर इस बिंदु पर मान लो कोई आवेश रखा गया होता, जैसे -q आवेश रखा गया था, तो इस धन आवेश के कारण, धन आवेश है, इस धन आवेश के कारण इस ऋण आवेश पर आकर्षण का बल लगता, इस ऋण आवेश के कारण इस ऋण आवेश पर प्रतिकर्षण का बल लगता। तो जाहिर सी बात है, ऋण आवेश इसके कारण दूर जाने के प्रयास और इसके कारण इसके पास आने के प्रयास करता। तो ऋण आवेश इस वैद्युत बल रेखा के ही दिशा में चलने की कोशिश करता। तो अगर हम इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचे, किस डायरेक्शन में खींचना है हमको, जिधर आवेश चलने की कोशिश कर रहा है, तो एक इस डायरेक्शन में स्पर्श रेखा हम खींच लेते हैं। तो ये जो स्पर्श रेखा की दिशा होती है, ये हमको प्रदर्शित करती है कि ये ऋण आवेश पर बल किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मान लीजिए इसी बिंदु पर रखा गया होता कोई धन आवेश, तो इस धन के कारण इस धन आवेश पर लगता प्रतिकर्षण, दूर जाने की कोशिश करता, और इस ऋण आवेश के कारण इस धन पर लगता आकर्षण, ये आवेश इसकी ओर जाने की कोशिश करता। तो जाएगा इसी पथ पर, वैद्युत बल रेखा के ही पथ पर जाता है। तो इस पथ पर, इस पॉइंट पर हम एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं इसके जाने वाले डायरेक्शन में, जहां इधर रहा है तो इधर खींचेंगे। ठीक, तो जो स्पर्श रेखा का डायरेक्शन है, ये हमको दिखाता है कि ये इस धन आवेश पर बल किस डायरेक्शन में लग रहा है। यही लिखा गया है, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल की दिशा प्रदर्शित करती है, उस बिंदु पर बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि काटती तो कटान बिंदु पर बल रेखाओं, कटान बिंदु पर बल की दो दिशाएं होती, जो कि असंभव है। हम लोग इस तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। एक प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मतलब ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं जा रही हैं,
एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। उसके बाद लिखा गया यदि काटती तो कटान बिंदु पर बल की दो दिशाएं होती जो कि असंभव है। देखिए अगर यहां पर इस बल रेखा के इस बिंदु पर ऋण आवेश को रखा गया था तो ऋण आवेश पर बल की दिशा क्या थी, स्पर्श रेखा के ही डायरेक्शन में था। अगर मान लेते हैं उसके नीचे वाली बल रेखा इस ऊपर वाली बल रेखा को काटती तो इस बिंदु पर रखा गया जो ऋण आवेश है इस पर बल की दिशा दो हो जाती। एक ऊपर वाले बल रेखा के लिए स्पर्श रेखा का डायरेक्शन इस दिशा में बल लगता, एक नीचे वाले बल रेखा में इस डायरेक्शन में लगता बल। तो आवेश को दो दिशाओं में जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ऋण आवेश सिर्फ ऊपर वाले ही बल रेखा के स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में जाता है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो एक बल रेखा पर जाएगा, दो बल रेखाएं संभव हो नहीं पाएंगी क्योंकि जब दो बल रेखाएं होती तो इनके जाने की दो दिशाएं होती, जबकि जा रहा है एक ही दिशा में। तो इससे पता चलता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, इसको हम पहले की तरह बना देते हैं फिर से। ठीक, चौथे प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग समझते हैं कि यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो बल रेखाएं क्या होती हैं, एक लचकदार डोरी की तरह ऐसे सिकुड़ जाते हैं, ऐसे बंध जाते हैं। जैसे लिखते हैं विपरीत प्रकृति के आवेश होने पर उनकी बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, जो कि आकर्षण बल को दिखाती है। देखिए इसके बारे में समझते हैं। ये दोनों आवेश कैसे थे, विपरीत प्रकृति के थे, एक धन था एक ऋण था, विपरीत प्रकृति के हुए। तो इनकी जो बल रेखाएं होती हैं ये बल रेखाएं आपस में सिकुड़ जाती हैं। जैसे ये निकल रहा था इसकी ओर जा रहा था, दोनों बल रेखाएं क्या सिकुड़ कर ऐसे मिल गई, ऐसे सिकुड़ गई। तो सिकुड़ना मतलब कि कहीं ना कहीं आकर्षित किया तभी बल रेखाएं सिकुड़ गई हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल होता है वैद्युत बल रेखाओं के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग जाने तब कि वैद्युत बल रेखाओं अगर सिकुड़ जाती हैं दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा था। ठीक, तो अगले प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, पश्चिमी प्रॉपर्टी के बारे में कि समान प्रकृति के आवेश होने पर उनकी बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, डोरी की तरह तनकर दूर हो जाती हैं। ठीक, जैसे इसका फिगर हम लोग कैसे बनाते हैं, मान लीजिए थोड़ा हम ऊपर के प्रॉपर्टी को मिटा रहे हैं आप। तो देखिए जो पश्चिमा प्रॉपर्टी है इसको हम लोग समझने के लिए मैं यहाँ पर पहले वाले प्रॉपर्टी को मिटाकर फिगर बनाया हूं। ये दोनों फिगर अलग अलग हैं। इसमें देखिए क्या है, दो धन आवेश पास पास रखे गए हैं तो इनकी जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही थी ये थोड़ा दूर हट गई थी, मतलब एक डोरी की तरह तनकर दूर हो जाएंगे। यहाँ लिखा गया है ना, समान प्रकृति के आवेश होने पर उनकी बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। तो दोनों समान प्रकृति की थी, इनकी बल रेखाएं क्या हो गई हैं, मिलने के बजाय एक दूसरे से दूर हो गई हैं। यहाँ तक आया फिर ऐसे दूर हो गया। ऐसे यहाँ भी देखिए समान प्रकृति के दोनों ऋण आवेश हैं, तो यहाँ पे बल रेखाएं इनकी ओर आएंगी, इनकी ओर आएंगी लेकिन दूर हट के आएंगी, पास होकर नहीं आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के सभी गुणों के बारे में पढ़ा।